एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखा दिया, भले ही भाजपाई अमित शाह को चाणक्य कहें, भले ही वो अमित शाह को सियासत के शतरंज का माहिर खिलाड़ी माने, लेकिन उनके सामने नीतीश कुमार तो उनसे भी बड़े वाले शतरंज के खिलाड़ी निकले। दोस्तों, बीजेपी के ख्वाबों में जो आपदा आई, उस आपदा से अमित शाह अपनी पार्टी के लिए अवसर निकालने लगे। वैसे कोरोना काल में पीएम मोदी ने देशवासियों को आपदा में अवसर ढूंढने की थ्योरी दी थी। अब पता नहीं भारत के लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा कि नहीं, लेकिन मोदी के खास अमित शाह ने बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी के ख्वाबों पर पानी फेरा है, उस आपदा के बीच अपनी पार्टी बीजेपी के भविष्य के लिए अवसर ढूंढने लगे हैं। उस अवसर के लिए उन्हें एक आइडिया मिला है और उस आइडिया के जरिए अमित शाह ने नीतीश को अपने झांसे में लेने का प्रयास किया, लेकिन राजनीति की बारीकियों को समझने वाले नीतीश ने उसे तरीके से डिकोड कर लिया और एक झटके में अमित शाह जो चाहते थे उन्हें वैसा करने में कामयाब नहीं होने दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अमित शाह आखिर कौन सा प्रयोग नीतीश की राजनीति पर करने वाले थे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो खबर है, एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है। यानी पूरे चुनाव में अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो ये कहते आए थे नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश एनडीए का चेहरा नहीं है, उसे अपनी राजनीति के जरिए नीतीश कुमार ने अमित शाह की जुबान से ये कहलवाने में कामयाबी हासिल की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब खबर पक्की है, नीतीश ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। इस आधार पर वो डिप्टी सीएम होंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव से बहुत ही पहले महाराष्ट्र फॉर्मूले की चर्चा होने लगी थी। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब बीजेपी नेता अमित शाह ने बिहार में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला संसदीय बोर्ड में होने की बात कह दी। ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे के सवाल पर कहा था, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, चुनाव के बाद हम सभी बैठकर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव हुए और हुआ वही जो अमित शाह के बयान ने संकेत दिए थे। एकनाथ शिंदे ने तमाम पैतरे अपनाए, रूट कर मुंबई से अपने इलाके में चले गए, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर टस से मस नहीं हुई। और चुनावी नतीजों के हिसाब से देखें तो बिहार और महाराष्ट्र के रिजल्ट भी बिल्कुल अलग हैं। सवाल यह है कि जेडीयू से ज़्यादा सीटें इस बार मिलने के बाद भी बीजेपी 2020 की तरह नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने को तैयार क्यों हुई। अब इसके बारे में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि नीतीश ने अपनी राजनीति के दम पर अमित शाह समेत पूरी बीजेपी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा पहली बार 2025 में बराबरी का हुआ। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। ठीक पहले 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने अपने पास 17 लोकसभा सीटें रखी थी और जेडीयू को 16 सीटें दी थी। 2020 की बात करें तो जेडीयू मोल भाव करके 115 सीटों पर ही तैयार हुई और बीजेपी को 110 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा। 2025 के चुनाव में बड़े भाई छोटे भाई के समीकरण को खत्म करने की कोशिश की गई। देखेंगे तो सीट शेयरिंग से ही तय हो गया था कि बीजेपी दबदबा बनाए रखने की कोशिश तो करेगी, लेकिन सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगा। लेकिन ये बीजेपी की ओर से कहीं नहीं कहा गया कि चुनाव के बाद भी नीतीश ही एनडीए का नेतृत्व करेंगे, लेकिन करना पड़ा। वैसे दोस्तों, बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार के प्रति एक राय लेकर चल रही थी। नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करके जोखिम न उठाने का फैसला पहले ही हो चुका था, बस सार्वजनिक तौर पर बोलने से बचा जा रहा था। अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित दूसरे नेताओं के अलग अलग बयान भी खास स्ट्रैटेजी के तहत सामने आए, ताकि नीतीश कुमार को नापसंद करने वाले भी बीजेपी से नाराज ना हो। इस दौरान नीतीश को साथ लेकर बीजेपी अलग अलग तरीके से अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने की लगातार कोशिश करती रही। ओबीसी वोटों में तो बीजेपी पहले ही सेंध लगा चुकी है, लेकिन बिहार में ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग पर अभी भी बीजेपी की खास पकड़ नहीं बन पाई। ईबीसी पर तो अब भी नीतीश कुमार का ही ज़्यादा प्रभाव है, उसमें तो तेजस्वी यादव की भी सेंध नहीं लग पाई और ये भी बीजेपी के संकट मोचक का एक बड़ा कारण रहा। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बीजेपी बनाम महायुति
जैसे बने हुए थे, लेकिन बिहार में बीजेपी बनाम नीतीश कुमार ही कायम है। बिहार में बीजेपी की चिराग पासवान जैसी ही जरूरत महाराष्ट्र में अजीत पवार की है, लेकिन चुनाव से पहले अजीत पवार का समर्पण चिराग पासवान जैसा नहीं था। हाँ, चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात करके अजीत पवार ने बीजेपी का साथ दिया और एकनाथ शिंदे कमजोर पड़ गए। बिहार में हाल जीत का अंतर भी महाराष्ट्र जैसा नहीं है, जैसा 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। जब बीजेपी ने 2020 में नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, तो अब कहां सवाल उठता था। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सिर्फ 4 सीटों का फासला है। बीजेपी को 89 सीटें मिली, जबकि जेडीयू को 85। महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने 132 सीटें जीत ली थी, जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी 57 सीटों पर ही जीत पाई थी। इन नतीजों के बाद शिंदे ने खुद कहा था कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलने के बाद उनकी पार्टी का सीएम बनाया जाना स्वाभाविक है। वैसे बीजेपी को बिहार में देवेंद्र फडणवीस जैसा अब तक कोई नेता नहीं मिल पाया है। सम्राट चौधरी भी प्रशांत किशोर के निशाने पर आ गए थे, लेकिन अमित शाह ने आगे बढ़कर संभाल लिया। चुनाव में तो विष्णुदेव साय की तरह बड़ा मौका देने की बात कही थी, लेकिन अब डिप्टी सीएम बन रहे। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जाना भी कम नहीं है। आगे भी तो चुनाव लड़ना ही है। अगले साल ना सही, उसके अगले साल बीजेपी को यूपी में भी चुनाव लड़ना ही है। ये बात अलग है कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी प्रशांत किशोर को बवाल मचाने का मौका दे रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने नाम पर वोट मिले थे, एकनाथ शिंदे के नाम पर नहीं। वो सिर्फ मराठा वोट साधने के टूल भर थे। बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ा है और बीजेपी को सहयोगी दल होने का भी फायदा मिला है। 10-10 हज़ार वाली स्कीम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन नीतीश कुमार की कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी और नीतीश कुमार की शराबबंदी सहित महिला केंद्रित योजनाओं की वजह से पहले से ही लोगों ने अपना मन बना लिया था। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बने रहने देने के पीछे एक बड़ी वजह अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी है। बीजेपी अपनी छवि नहीं खराब करना चाहती है। अगले साल तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं। अब अगर बीजेपी नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री बनाती तो पलानीस्वामी गठबंधन से पीछे हट जाते। वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि गठबंधन चुनाव जरूर लड़ेगा, लेकिन सरकार तो AIADMK की ही बनेगी। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी को अब भी बिहार में लग रहा है कि उनकी राजनीति नीतीश के सहारे ही टिकी है। अब देखिए, पैरों पर खड़े होने के लिए बीजेपी की ओर से नीतीश के खिलाफ एक बड़ा खेल खेला गया। दोस्तों, जिस एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार होंगे, उसमें डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी 2 नए चेहरों को मौका देने वाली थी। बीजेपी चाहती थी कि एक उप मुख्यमंत्री कोई महिला हो, लेकिन तभी नीतीश कुमार ने बीजेपी की चाल को पकड़ लिया। बिहार में जिस आधी आबादी का सबसे ज्यादा झुकाव नीतीश कुमार की ओर है, उसे अपने पाले में बीजेपी लाने का प्रयास कर रही थी। यानी नीतीश के वोट बैंक को फ्रेंडली तरीके से अपने पाले में लाने का प्रयास। लेकिन नीतीश इसे समझ गए, और समझ गए तो नीतीश कुमार ने फौरी तौर पर सम्राट चौधरी के नाम को उछाल दिया, अपनी हामी उनके नाम पर भर दी। अब बीजेपी के सामने धर्म संकट ये है कि अगर नीतीश कुमार का प्रस्ताव स्वीकार करें तो पार्टी के अंदर एक असंतोष की सुखबुगाहट हो सकती थी। या तो दोनों चेहरे बदले जाएं या फिर दोनों ही रिपीट किए जाएं। लिहाजा आखिरी वक्त में ये फैसला लिया गया कि किसी एक को रिप्लेस करने के जोखिम ना लेते हुए दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को रिपीट किया जाए। दोस्तों, नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी गठबंधन में किसी एक नेता के साथ अपना मजबूत गठबंधन या कंफर्ट जोन बना लेते हैं। सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की जबरदस्त बॉन्डिंग थी। एक बार बीजेपी सुशील मोदी को 2017 में उप मुख्यमंत्री पद से दरकिनार करने की पूरी कहानी तैयार कर चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के नाम पर वीटो लगा दिया। इसके बाद भाजपा को सुशील मोदी के नाम पर मोहर लगानी पड़ी। नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी के साथ कमोवेश यही बॉन्डिंग दिखती है। तो कह सकते हैं नीतीश की पलटी ने फिर शाह को घायल किया। जो नहीं चाहते थे नीतीश, वो कराने में कामयाब हो गए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।